पहला सुबह में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर राय ले ली जाए। एफएमसीजी काउंटर्स 52 वीक हाई पर फिर से आते हुए दिख रहे हैं। अमरीश डाबर देखिए, ब्रिटानिया देखिए, जुबिलेंट फूड देखिए। क्या मॉनसून की प्रोग्रेस का असर है? डिफेंसिव होने का एक फायदा मिल रहा है? क्यों इतनी खरीदारी हो रही है? मुझे लगता है कि डिफेंसिव बाई था, बिकॉज इन बिटवीन वी हैड सीन दैट द मार्केट्स वेयर मोर लेस लुकिंग एट लेवल्स ऑफ 8200 और बिलो। तो शायद उस वक्त का जो बाइंग है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर नोटिसिंग इन दिस एफएमसीजी स्टॉक्स। बट इट कैन नॉट बी टू मच ऑफ मॉनसून्स, क्योंकि मॉनसून काफी अच्छा था अप टू एंड ऑफ जून। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट पॉसिबली इट कुड बी डेफिसिट गोइंग अहेड। सेकेंडली, जो भी रिजल्ट्स आए थे लास्ट 2-3 क्वार्टर में क्लियरली आर शोइंग दैट द वॉल्यूम ग्रोथ इज नॉट देयर, एंड स्पेशली इन रूरल इंडिया वेयर दिस एफएमसीजी कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे आई थिंक द अपसाइड कुड बी क्वाइट लिमिटेड, वेयर इज देयर कुड बी डाउनसाइड इन केस वी अगेन सी दैट द वॉल्यूम ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर पर देखना होगा एक्शन कितना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक्शन की शुरुआत होने की तैयारी भारतीय बाजारों में प्री ओपनिंग सेशन में देखते हैं किस तरह का रुझान शुरुआती टिक्स पर आता हुआ नजर आता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर प्री ओपनिंग सेशन की आती हुई दिख रही है। 60 अंक ऊपर है निफ्टी और 12 अंक ऊपर सेंसेक्स। तो मजबूत शुरुआत के आसार निफ्टी पर। सन फार्मा 10% ऊपर, एनटीपीसी 10% ऊपर, टाटा स्टील 9% ऊपर। ये 3 स्टॉक हैं जो निफ्टी में जोश भर रहे हैं 72 अंकों की तेजी के साथ। टाटा मोटर्स अब 4% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वहीं टाटा पावर में 2% का नुकसान है। एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखेगी आपको शुरुआती कारोबार में। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% ऊपर, लेकिन रुपए की चाल पर डालते नजर जहां पर 6340 ये लेवल था, 6339 जहां पर हमने क्लोजिंग होते देखिए कल के सेशन में अच्छी मजबूती के साथ, मजबूती लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी के साथ ये कहना सही होगा। और आज आप देखिए फिर से मजबूती बनती दिख रही, 9 पैसे के आसपास की मजबूती रुपए में होती हुई दिख रही। तो करेंसी मार्केट में मजबूती का रुझान बरकरार है। फिर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर नजर डालनी चाहिए फिर ऐसे में आपको प्री ओपनिंग सेशन में, क्योंकि ब्रेंट $57 पर, रुपया 6330 पर मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा के उच्चतम स्तर पर इस वक्त रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन संकेत करेंसी मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं, टेक्निकल भी और एक बार की आपसे भी, अमरीश, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, जहां पर कल खबर ये थी कि शायद एडीबी यहां पर साइजेबल स्टेक खरीद सकती है और उसके बाद स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर था। लेकिन कल देर शाम प्रमोटर्स की तरफ से यहां पर डिनायल आता हुआ दिखा है और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई खास डेवलपमेंट है नहीं। क्या करना चाहिए? क्या इस स्टॉक में एक कमजोरी का रुझान देखने को मिल सकता है या जिनके पास है स्टॉक्स बेचकर निकल जाए? क्या राय होगी आपकी? नहीं, आई मीन आफ्टर दिस वन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट शायद यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाए। बट देन इन केस दिस डील हैड गॉन थ्रू, आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी पॉजिटिव फॉर द शेयर होल्डर्स, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इश्यू है दैट इज द फाइट बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड मिस्टर छाबरिया रिगार्डिंग द ब्रांड विच इज मैंशन हाउस, and because of which we have seen that stock falling from those levels of 60 plus to about below 20 before it went up yesterday. So I think one needs to wait and watch this space, because the denial does not mean that the rumors may not be true, because a number of times it has happened that the managements have denied और 2-3 महीने बाद the deal हो चुका है. So I think one needs to watch this space very carefully. यानी कि अमरीश बेसिकली कह रहे हैं फंडामेंटली वो वर्स्ट के सिनेरियो स्टॉक ने देख लिया है, लेकिन टेक्निकली कंसिडरिंग कल के मूव के बाद सिमी किस तरह के लेवल्स अब एक्टिव हो गए हैं, और अगर किसी ने कॉशियस ट्रेड लेना है तो कोई स्टॉप लॉस अगर आप सुझा सके। या बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब वापस 20 का लेवल को क्लेम कर चुका है और 20 के ऊपर अच्छा कन्विंसिंगली क्लोज भी किया है, मुझे लगता है अभी अगर कोई लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जाता है तो 20 के नीचे स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होगा। और जो फॉर्मेशन है उसके चलते लग रहा है कि बहुत ही मतलब इमीडिएटली 25 से 27 तक का रैली देखने को मिल सकता है। तो 20 के नीचे 21 के आसपास क्लोजिंग था, ₹1-1.5 का स्टॉप लॉस के साथ 5-6 रुपया का अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो पॉजिटिव है आउटलुक शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो आउटलुक काफी पॉजिटिव इस स्टॉक का, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया या फिर न्यूज फ्लो है। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, जहां पर कॉन्शियसली हमने देखा है जो रिपोर्टेड है एक्सचेंजेस पर कि एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी 35% से कम कर 29% की है। उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी हिस्सेदारी काफी ज्यादा बढ़ाई है। गेटवे इनफैक्ट गति के साथ काफी तेजी में रहा था। अमरीश, क्या कॉल रहेगा कंसिडरिंग डोमेस्टिक फंड्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या रिटेल निवेशकों को भी ये स्टॉक लेना चाहिए?
मुझे लगता है कि जो हीट था इस सेक्टर में, एंड वी हैव सीन द वे गति हैज मूव्ड अप, इट हैड गॉन अप नियरली आई थिंक 14-15 टाइम्स, तो वहां से काफी करेक्शन दिया है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे अभी तो लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू लुक एट द वैल्यूएशंस आर स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव। ओके, वैल्यूएशन थोड़ा से महंगे, लेकिन क्या गेटवे में कहीं कोई करेक्शन के संकेत हैं सिमी चार्ट्स पर, या फिर गिरावट में खरीदारी करेंगे आप? जी, मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना पड़ेगा। चार्ट कन्विंसिंग है, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिलता है तो वहां पे ही लेना बेहतर होगा। ओके, पावर ग्रिड चंदन एक और स्टॉक है जहां पर कल बोर्ड बैठक में 2250 करोड़ के आसपास के निवेश के एक मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पावर ग्रिड या फिर कोई और दूसरा पावर स्टॉक आपके रडार पर है तेजी करने के लिहाज से? जी अनिल जी, सबसे पहले पावर ग्रिड की बात करूं, काफी डल स्टॉक है, ज्यादा कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं देखने को मिल रहा है, बट इंपॉर्टेंटली इसमें 137 का सपोर्ट है, तो 137 का यदि लेवल होल्ड करता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। वहीं पावर सेक्टर में मेरे हिसाब से आरईसी और पीएफसी में आप लोग देखे जा सकते हैं। आरईसी यहाँ पे करंट लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि स्टॉक देखिए पिछले 4 सीरीज के करेक्शन के बाद में यहाँ पे एक बॉटम प्रोसेस बना रहा है। स्टॉक ने 270 के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था और उन लेवल से स्लोली रिकवर हो रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक आएगा उसमें 300-305 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है और एक सेफ ट्रेड भी लग रहा है, तो आरईसी को करंट लेवल पर खरीदने की सलाह रहेगी। तो आरईसी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साफ तौर से दिखाई दे रही है वायदे बाजार के ट्रेड के लिए। रिजल्ट सीजन की शुरुआत होते ही आप देखिए यहाँ पर स्पेशली रियल्टी कंपनियों के लिए संकेत मिलने लगते हैं कि किस तरह की सेल्स के फिगर्स आए हैं, और शोभा उस लिहाज से आज शायद रेडार पर रहेगा, जहां पर जो इंडिकेशन मिल रहा है Q1 की जो टोटल सेल्स हैं वो 5031 करोड़ के आसपास रहने 32 करोड़ के आसपास रह सकती है, यानी कि 1.5% का इजाफा बिक्री में। रियलाइजेशंस जो हैं हालांकि कम होते हुए दिखाई दिए हैं। पहले जहां पर औसत रियलाइजेशन प्रति स्क्वायर फुट 6,943 करोड़ रुपए प्रति स्क्वायर फुट का था, वो 6,321 रुपीज पर स्क्वायर फुट पर आ गया है। अमरीश, क्या आपको लग रहा है इन प्री सेल्स रुझान के बाद कुछ एक्शन आएगा स्टॉक में? महज 1.5% का इजाफा सेल्स में दिख रहा है, नॉट रियली एक्साइटिंग, और प्राइस करेक्शन भी आया है। काफी प्रेशर है इस स्पेस में, एंड वी आर सीइंग द सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड, और मुझे लगता है कि इसमें भी शायद काफी ज्यादा रफ्तार आ जाएगा, एंड वी कुड सी मोर डिस्काउंट्स बीइंग ऑफर्ड गोइंग अहेड, क्योंकि काफी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अक्रॉस द कंट्री, जस्ट नॉट बॉम्बे और दिल्ली, इवन इन बैंगलोर आई बिलीव दैट द इन्वेंट्री लेवल्स आर डिसेंटली हाई। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड हो सकता है फॉर दीज कंपनीज, बट अगेन लुकिंग एट लॉन्गर टर्म, क्लियरली द स्पेस टू बी in is affordable housing, not luxury housing, but I think one should still wait for a while for some fall, because the sort of results which will come out will surely put some pressure on these reality companies. तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग में आप किन कंपनियों के साथ जाना प्रेफर करेंगे? नहीं, affordable housing clearly one should be looking at Brigade, Puravankara, Shobha, but not at these levels. I think one should wait for correction. Okay, correction का इंतजार करें यहाँ पर खरीदारी करने से पहले। लेकिन आज के लिए कहाँ मौके हैं आपके लिए ट्रेडिंग करने के? वो सारे ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूजा बताने के लिए। पूजा, बताइए क्या खरीदारी की राय है सब तरफ? जी, आज सब तरफ से खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। ज्यादातर जानकार आज के कारोबारी सत्र में बुलिश दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। बीएमए वेस्ट क्रिएटर के इंद्रनारायण बिस्वास ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर पॉजिटिव हैं और अगले 2 से 3 दिन में 749 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है जो क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट हो रही है वो इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है और मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। अगले 1 से 2 दिनों में 965 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बनी हुई है सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। मैं भी बाय कॉल ही दे रही हूँ आज के लिए। मेरा एक स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखा गया था। मैं आज भी खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। मेरा स्टॉप लॉस होगा 258 का और टारगेट होगा 274 का। एक्सिस बैंक कल गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी अच्छा रिकवरी दिखाया था नीचे से और मतलब 585-84 के आसपास आके बंद किया था। मुझे लगता है कि अगर कोई छोटा मोटा डीप यहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। छोटा मोटा डीप
उसका इस्तेमाल मैं ये इसलिए कर रही हूँ, यूज करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि 588-89 के आसपास एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत नीचे खुलेगा तो 576 का स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदारी किया जाएगा तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो सकता है। मेरा टारगेट इंट्राडे का 593 का होगा, पर उससे पहले 588 से 89 का रेंज को क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा एक्सिस बैंक के लिए। जी, तो इंट्राडे में ही खरीदारी करने की राय सिमी की तरफ से। आखिरी कॉल में क्रॉम्पटन रीज में जेके दोषी ने खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 2 दिनों में 185 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने के लिए 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई सारे काउंटर पर जहां पर आज मौका बन सकता है आपके लिए तेजी करने का इन सारे शेयरों में। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में अगर आप देखें तो संकेत काफी हद तक सुस्ती के ही नजर आ रहे हैं, कोई खास मूवमेंट है नहीं इस वक्त। लेकिन चंदन, एक और स्पेस जहां पर एक्शन हम थोड़ा सा मजबूती की तरफ फिर से आते हुए देख रहे हैं वो है आईटी शेयरों का। और 9 तारीख को टीसीएस के नतीजों के साथ शुरुआत होगी रिजल्ट सीजन की बड़े तौर पर। ये बताएं कि टीसीएस या फिर कोई और आईटी स्टॉक नतीजों के पहले आप ट्रेड करना चाहेंगे जहां? जी नील जी, देखिए पिछले 2-3 सप्ताह में आईटी काउंटर्स ने परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट पिछले 2 सीरीज में भी आईटी काउंटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट अब जिस हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, टीसीएस और एचसीएल टेक जो प्रेफर काउंटर रहेंगे, हालांकि फिर भी अग्रेसिव व्यू नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला है। बट जिस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी राइजिंग वॉल्यूम के साथ में प्राइस कंसोलिडेशन टीसीएस में देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है ऊपर में 2700-2720 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वही इमीडिएट 2570 जो रिसेंट कंसोलिडेशन फेज का लो है उसका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग की सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर यहाँ पे रहेगा एचसीएल टेक। स्टॉक ने देखे यहाँ पे बाकी सब काउंटर्स में थोड़ी वीकनेस है, बट ये यहाँ पे ये हायर राइज हायर लोज बना रहा है और यहाँ पे 8 से 9% के लॉन्ग के बिल्टअप भी बने हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो जब तक 960 के ऊपर रहता है वापस 1000 तक के लेवल एचसीएल टेक में छूने की संभावना लग रही है। ओके, तो ये बात आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में अगर आप नजर आ रहे तो स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख रहा है उनमें साफ तौर पर एशियन पेंट्स टॉप गेनर के तौर पर दिख रहा है। लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, तीनों ही 0.5 से 1% तक की मजबूती दिखा रहे हैं इस वक्त। ये एक और स्पेस है जहां पर थोड़ी मजबूती नजर आ रही है। और अगर खबरों के हिसाब से एक्शन देखें स्टॉक्स में तो उस लिहाज से प्री ओपनिंग सेशन में तिलकनगर इंडस्ट्रीज फिर से 20% ऊपर नजर आ रहा है आज प्री ओपनिंग सेशन में। एल&टी फाइनेंस में 5.5% की मजबूती है। अरविंद रेमेडीज 11-12% मजबूत है। कल भी ये ऊपर के सर्किट पर बंद होता हुआ दिख रहा है। सिमी, इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 12 तारीख को एक बोर्ड बैठक है जिसमें कुछ नए निवेश पर विचार किया जाएगा। इस खबर के बाद कल भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिखी थी। अरविंद रेमेडीज का चार्ट हम अगर आपके सामने 6 महीनों में तो नुकसान है, 7 दिनों का चार्ट अगर लेकर आए तो एक अंदाजा लगेगा कि 7 दिनों में इस स्टॉक ने किस तरह की तेजी दिखाई है। तो 7 दिनों में काफी एक्शन होता हुआ दिखा। बताएं चार्ट पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी अनिल जी, बिल्कुल 7-8 दिन का चार्ट में अच्छा मोमेंटम एक्वायर होते हुए देखा गया है। मुझे लगता है कि इसमें जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। जो टारगेट नजर में आ रहा है वो इसका रिसेंट टॉप है 24 के आसपास बना था 9 अप्रैल का। तो 24 के आसपास जो हाई बना था वो हाई ये वापस टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट 24 एक क्रूशियल लेवल भी होगा क्योंकि 23-24 के आसपास इसका 200 डेमा भी है। तो उस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो इसमें छोटा सा टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकली हम लोग कह सकेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। तो फिलहाल अच्छा लग रहा है चार्ट पर। मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस 15 रुपया या 14 रुपया 50 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग साइड में पोजीशन लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 23 से 24 का होगा और ब्रेकआउट 24 के बाद होगा। तब इसका टारगेट काफी बड़ा हो सकता है, 30 का लेवल भी क्रॉस करेगा ऐसा लगता है अगर 24 पार करके सस्टेन करता है तो। ओके, ये है फिलहाल राय अरविंद रेमेडीज पर। हम इनफैक्ट कच्चे तेल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात कर रहे थे अमरीश, लेकिन कच्चा तेल जो एक रॉ मटेरियल है दूसरी कंपनियों के लिए, स्पेशली टायर बिजनेस के लिए, क्या आपको लग रहा है फिर एक मूव आ रहा है कि इन काउंटर्स में फिर से तेजी करना शुरू करें, कंसिडरिंग इनका मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी कम हो रहा है? Yeah, possibly there can be a bounce back क्योंकि oil prices कम हुए, but I think more importantly it will be beneficial for the paint companies. इसीलिए शायद हम लोग आज देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में भी काफी तेजी हो सकती है। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त
इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर थोड़ा एक्शन लिखना है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसका एक क्विक चेक दीजिए। चार्ट पर बताया जा रहा है कि 7,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स पर इनकी नजर है, कब मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन स्टॉक में 3.5% की तेजी दिख रही है आज प्री ओपनिंग सेशन में। सिमी, देखिए चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अनिल जी मैं तो ये कहूंगी कि 85 का लेवल क्रॉस करने का इंतजार में है ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट करीब 99 के आसपास आता है। तो 85 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 14 रुपीज का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों पैरामीटर्स से बाई कॉल ही इंडिकेट कर रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, 84 के आसपास उस दिन क्लोज किया था कल, 80 के नीचे स्टॉप लगा के 99 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो ये राय आती हुई इस वक्त इन सारे स्टॉक्स में। चलिए आपको बता दें किस तरह की शुरुआत की तैयारी है भारतीय बाजारों की। प्री ओपनिंग सेशन से संकेत पॉजिटिव साइड पर, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं। 11 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 3 अंकों की मजबूती, लेकिन एक्शन दिखेगा असली आपको सेंसेक्स निफ्टी के बाद, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स पर नजर आ रही है। प्री ओपनिंग सेशन में 0.5% मजबूत नजर आ रहा है मिड कैप इंडेक्स, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी का रुझान आज भी बरकरार रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लगभग 1/4%। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि हम किस तरह की शुरुआत करते हुए दिखते हैं आज के सेशन में। ग्लोबल मार्केट्स, एशियाई बाजारों में थोड़ा गिरावट का रुझान है निकेई को छोड़कर, और करेंसी मार्केट में स्टेबिलिटी, थोड़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत है, मोमेंटम स्ट्रांग है, एफआईएस की खरीदारी के आसपास। चलिए आइए पहली टिक आपके सामने आती हुई 4 अंक ऊपर सेंसेक्स और 4 अंक ऊपर ही निफ्टी। तो शांत शुरुआत होती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी की। आइए कौन से स्टॉक्स एक्शन में। एशियन पेंट्स ये मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 0.2% की मजबूती यहां पर नजर आएगी आपको इस वक्त। और बीपीसीएल 1% ऊपर है, पावर ग्रिड में लगभग 1% के आसपास का फायदा होता दिख रहा है। सरकारी कंपनियां मजबूत है, कोल इंडिया में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। आईटी शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है, विप्रो पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर है, लेकिन आज का यहां पर जो एक्शन नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। हिंडाल्को केन नेगेटिव खबरों की वजह से आधा से 1% नुकसान के साथ, लेकिन बाजार की मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। अब 70 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 25 अंक मजबूत, कल के हाइज को पार कर चुका है निफ्टी। 8,550 का लेवल ये इंटरेस्टिंग है, जहां पर पहला लेवल सिमी बता रही थी आज बाजार खुलने के पहले कि वहां तक पहुंचेगा, वो लेवल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की तेजी हो चुकी है, और बैंक निफ्टी भी 1/4% मजबूत है। वायदा कारोबार में L&T फाइनेंस होल्डिंग 4% के गेंस के साथ टॉप गेनर इस वक्त आपको नजर आएगा। कावेरी सीड्स में 2.5% की मजबूती है। IRB इंफ्रा को जो आगरा इटावा हाईवे पर ऑर्डर मिलने की संभावना के चलते यहां पर 2% की तेजी बनती हुई दिख रही है। बाटा 1.5% मजबूत है। HPBP IOC मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में यहां खरीदारी होती दिख रही है। कमजोरी कहां है? साउथ इंडियन बैंक 1.5% कमजोर है आज के सेशन में, लेकिन याद रहे कि ये एक्स डिविडेंड होता दिखा है, तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, ये ना समझे कि स्टॉक बहुत कमजोर है। हिंडाल्को में थोड़ी सी कमजोरी, तो ये इस वक्त का शुरुआती रुझान, लेकिन बाजार बेहद मजबूत स्थिति में है हर्षदा। और आप मिड कैप इंडेक्स में देखिए लगभग 4% का उछाल। जी हाँ, यहाँ पर फिर से एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है अनिल। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कॉन्शियस खरीदारी होती हुई। तो कुछ काउंटर्स आपके लिए हाजिर करते थे लखनगर इंडस्ट्रीज, भले ही मैनेजमेंट ने डिनाई किया हो कि वो छाबरियाज को स्टेक नहीं बेच रहे हैं। स्टॉक आज फिर अपर सर्किट पर खुलता हुआ, तो मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा है नए निवेशकों को इसमें पार्टिसिपेट करने का। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 7,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स पर इनकी नजर है, कब तक आएंगे जैसे अनिल पहले मेंशन कर रहे थे वो कहना मुश्किल, लेकिन स्टॉक इस खबर पर भागा जरूर है। अरविंद रेमेडीज 15% ऊपर आज के सत्र में। एल्डर फार्मा, मार्क्सिन फार्मा जैसी कंपनियों में भी हमने देखा है काफी रफ्तार आती हुई। 9% ऊपर है एल्डर फार्मा का शेयर, और मार्क्सिन फार्मा करीब 5% ऊपर आज के ट्रेड में। कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट, कल के सत्र में अकेले 8% का नॉक दिखा, और उसका फायदा देखिए एविएशन स्टॉक्स को पूरी तरह से मिल रहा है। जेट एयरवेज 3.5% ऊपर है। स्पाइस जेट पे आपके लिए हाजिर करते हैं, 2% का इजाफा देखने को मिला है। एशियन पेंट की अनिल ने बात की, लेकिन दूसरे जो पेंट कंपनियां हैं एक्सो नोबेल जैसे काउंटर्स, वहां पर भी फायदा मिलने की पूरी उम्मीद। कंसाई नेरोलैक 5% ऊपर खुला है आपकी स्क्रीन पर, वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जेके टायर जैसे काउंटर्स में भी 4% की तेजी आई है, और CHS स्टॉक भी आपके लिए हाजिर करेंगे कि क्या उसको भी फायदा मिल रहा है।
1.5% ऊपर वो काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है क्लियरली एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ये काउंटर 1% के गेन्स दिखाता हुआ, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं कि FIIs ने भले ही अपनी हिस्सेदारी कम की हो पिछले कुछ दिनों में, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहां पर तेजी करते दिखाई जरूर दे रहे हैं। साथ ही साथ शोभा के लिए जो प्री सेल्स फिगर्स आई हैं, प्री क्वार्टर सेल्स की जो फिगर्स इन्होंने रिलीज की है, 4% का इजाफा उस स्टॉक में देखा गया है इस डेवलपमेंट पर। तो ये कुछ काउंटर्स हैं। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स भी आपके लिए एक बार फिर हाजिर करते हैं, वहां पर किस तरह का मूव 4% ऊपर 70 पर पहुंचा है स्टॉक का। कंपनी डिनाई कर रही है कि वॉरबर्ग पिंकर्स के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं है, लेकिन बाजार में खबरें जरूर हैं कि करीब 83 से 84 रुपए के बीच वो सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 25% हिस्सेदारी कंपनी की फाइनेंशियल आर्म में वॉरबर्ग ले सकता है। तो उस खबर पर आप देखिए स्टॉक में अच्छा खासा इजाफा बनता हुआ दिखाई जरूर दिया है। कुछ काउंटर्स जहां पर अब भी करेक्शन हावी है, भारत फोर्ज आधे % नीचे, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। EIL, पेट्रोनेट, LNG जैसे काउंटर्स हैं। स्कॉच जैसे स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा हल्की सी सेल साइड की पोजीशंस आज के दिन फिर से बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन रुझान मजबूत है और खरीदारी की ओर बढ़ा हुआ है। ओके, तो साफ तौर पर खरीदारी का रुझान बरकरार है। 8,550 के आसपास का हाई निफ्टी ने बनाया। इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी का हाई है 8,551 का, 8,523 का लो, और कल के हाई के आसपास जो कल का हाई मेरे ख्याल से 8,533, उससे काफी ऊपर ट्रेड करने में कामयाब है इस वक्त निफ्टी 20 अंकों की मजबूती के साथ। लेकिन असली एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफी जबरदस्त है, और यही वजह कि 800 शेयर आपको मजबूत नजर आएंगे और सिर्फ 200 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। कुछ स्टॉक्स जो कैश मार्केट के एक्शन में है वहां पर राय ली जाए। ये फार्मा स्टॉक्स में क्या हो रहा है अमरीश? अरविंद रेमेडीज की हम बात करें, आज फिर से 18% ऊपर है। एल्डर फार्मा कल 20% ऊपर था, आज 10% ऊपर है। मार्क्सन्स कल 10%, कल भी 20% ऊपर था, आज फिर 10% ऊपर है। ऐसा कुछ यहाँ तो बड़ा एक्शन कुछ हो रहा है या ऐसे स्टॉक भागे जा रहे हैं, क्या है? अरविंद रेमेडीज तो मुझे लग रहा है कि ऐसे भागे जा रहा है, बिकॉज वी हैव सीन द वे द स्टॉक हैज क्रैश्ड। आई थिंक इट वाज नियरली 50 रुपीज 4-5 महीना पहले, वहां से 13 तक आया एंड नाउ इट हैज बाउंस बैक। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक एट द बेटर स्टॉक्स इन द स्पेस। तो इसीलिए मैं केवल कंसिडर करता हूँ डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और लुपिन। इसके बाद आई रियली डोंट लुक एट टू मेनी अदर स्टॉक्स इन द फार्मा स्पेस, स्पेशली द स्मॉलर वंस। जी हाँ, और जो एक्शन है पूरा इन छोटी कंपनियों में ही देखने को मिला है, चाहे वो मार्क्सन्स हो, एल्डर हो, अरविंद हो, इन सब में तेजी आई है। अब इनमें से अगर एक इस मूव के बाद नए ट्रेड के लिहाज से चुनना हो, सिमी किसके साथ आप प्रेफर करेंगी जाना? देखिए, तीनों टेक्निकली लग रहा है देखिए कि मोमेंटम है, और मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से अगर हो सके तो सारे में 4-5% का मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तीनों का चार्ट मुझे लगता है कि मोमेंटम है। कोई भी एक स्टॉक में नहीं चूज कर सकती हूँ, तीनों में पोजीशन सेम ही होना चाहिए। ओके, तीनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम है और जाहिर सी बात है कि चार्ट पर तो अच्छी तेजी दिखेगी। इस बीच फिर से डेज हाई पर आते दिख रहे हैं बाजार। सिमी, आप 8,550 का आंकड़ा कह रही थी, उसके पार निकला है निफ्टी, क्या आप फ्रेश खरीदारी करेंगे आज इंट्राडे के लिए? अब जी बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। 85.45 से 85.55 ये रेंज आज के दिन के लिए मेरे ख्याल से हार्डल था। मेरे लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है, पर मेरे लिए हार्डल था। जब निफ्टी वो क्रॉस कर रहा है तब यहाँ पे छोटा सा पोजीशन लेके देखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो दूसरा जो क्रूशियल सपोर्ट है वो 8500 से 8480 का है। अगर इंट्राडे में कोई छोटा मोटा डिप मिलता है, जैसे 12-12:30 बजे के आसपास मार्केट में एक डिप मिलता है, यूरोप खुलने के बाद थोड़ा बहुत वहां से वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। पर ओवरऑल जो मोमेंटम है और बैंक निफ्टी का भी सहारा है। मैं पहले कह रही थी सुबह कि बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा 3 महीनों का रेजिस्टेंस में आके बैठा है। कल बैठ गया था 18,800 के ऊपर। 18,800 से 900 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो लास्ट 3 महीनों से बैंक निफ्टी ने पार नहीं किया था, और आज लगातार 4th टाइम है बैंक निफ्टी वो रेंज क्रॉस करके 18,900 का लेवल क्रॉस किया है। और चंदन भी टारगेट दे ही दिया था कि 18,800 का लेवल अगर होल्ड करेगा तो 300 से 400 पॉइंट का रैली पॉसिबल है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, यहां से बैंक निफ्टी 19,200 तक भी जा सकता है, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा जबरदस्त मोमेंटम के साथ ये सब भागा है। यहां से छोटा मोटा डिप भी काफी लॉस ले आ सकता है। तो जो आज ही मतलब नया निवेश कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, उन लोगों के लिए एकदम
एकदम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। और जो पहले से है लास्ट 1-2 वीक से लॉन्ग के साइड है, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक वाइड स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होगा। मार्केट दोनों में ही ब्रेकआउट हो रहा है, बैंक निफ्टी में हुआ है, निफ्टी में भी हो जाएगा। निफ्टी 8600 तक जा सकता है। आज का मेरा टारगेट 8580 का था, पर जब मोमेंटम देखते हुए लग रहा है कि 8580 का लेवल भी शायद क्रॉस करेगा। 8580 से 8600 का लेवल देखेंगे। ओके चंदन, सहमत है आप भी सिमी से इन लेवल्स पर खरीदारी करने को लेकर, और आपके क्या टारगेट्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर फिर? जी हाँ, जब तक निफ्टी स्पोर्ट 8480 का लेवल होल्ड करता है, मेरा टारगेट 8635 तक यहाँ पे जाने की गुंजाइश है। देखिए मार्केट यहाँ पे लगातार अपमूव दिखा रहा है। मेजर हार्डल 8480 था, उसको 2 दिनों से उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। हालांकि 8500 की कॉल में थोड़ी राइटिंग है, वो कंसर्न है, बट यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा आप 8600 की कॉल में ट्रेड करें। लिमिटेड रिस्क रहेगी और जो अपमूव है उसका मोमेंटम मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, 18800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग दी और आज इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बाई कॉल इनिशिएट हो रहा है। और मेरा मानना है 19150 और 19300 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए सलाह। लेकिन आप देखिए स्टॉक्स में जिस तरह का एक्शन बनता हुआ, और बैंक निफ्टी आज काफी तेजी में है। मिड कैप बैंक्स में ज्यादा इसका इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। छूने की तैयारी है हर्षिता बैंक निफ्टी का। एक इंटरेस्टिंग लेवल बैंक निफ्टी के लिए भी आता हुआ दिख रहा है, 19,000 के बेहद करीब 18,975। डेफिनेटली सो। और अनिल देखिए आप यहाँ पर हैवी वेट्स में जहाँ पर तेजी आई है उतना ही इजाफा हम देख रहे हैं, और मिड कैप स्टॉक्स में भी आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप बैंक्स में हमने देखा है काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर हम देख रहे हैं तेजी का मूव बनता हुआ, और इस पर हम पहले भी राय ले रहे थे प्री ओपन सेशन से पहले। एसआर ऑयल कल काफी तेजी में था स्टॉक, आज फिर देखिए करीब 5% के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ। सिमी, आपने जो टारगेट दिए थे उसके कितने करीब है? आई डोंट रियली रिमेम्बर आपने क्या टारगेट दिया था, लेकिन आपने ये मेंशन जरूर किया था कि और तेजी आएगी। किस में? एसआर ऑयल में आप कह रहे हैं, एक बार हर्षिता। एसआर ऑयल देखिए टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग, यहाँ टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी जो मूवमेंट आ सकता है आना चाहिए इसको। 185 का इनिशियल टारगेट होता, 185 के लेवल के ऊपर अगर जाके ये सस्टेन करेगा तो पोजीशनल 210 से 220 का टारगेट पॉसिबल है। ये चार्ट जो है इसमें ब्रेकआउट 130 के आसपास आया था और फ्रेश ब्रेकआउट 160 के आसपास आया था, तो 160-65 के नीचे स्टॉप लगा के कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह मैं दे रही हूँ, जिसका पोजीशनल टारगेट 210 से 220 का होगा। ओवरऑल टारगेट 220 का ही आता है। ओके, तो यहाँ पर काफी एक्शन, 220 तक जाने की पूरी संभावना, जैसे सिमी कह रही हैं। स्टॉक 183 पर है, कल और आज में काफी तेजी हो चुकी है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 7,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद पर आप देखिए स्टॉक भागा है, 89 के आसपास आया है। अमरीश, कितनी और तेजी आ सकती है, और क्या वाकई में आप बेट करेंगे उस डिफेंस ऑर्डर प्ले पर? No, it is just not the defense order play. I think Digital India is going to be the big play for Sterlite, और उन लोग काफी expansion भी कर रहे हैं. So I think from that point of view also at these levels, क्योंकि momentum भी है stock में, I think even at these levels one could look at buying it. I think one should be eyeing levels of about 108, 110. Okay. वक्रांगी लिमिटेड एक और स्टॉक है जहां पर लगातार तेजी होती दिख रही है, जिसका भी 7 दिन का चार्ट आपके सामने हाजिर करेंगे तो एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह की खरीदारी यहां पर हुई है। और आज भी देखिए स्टॉक 5% फिर से मजबूत होता थी, अब 3% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है, और 7 दिन में आप देखिए स्टॉक 28% के आसपास चल चुका है। सिमी चार्ट पर क्या सिचुएशन है, क्या मौका बचा है खरीदारी का या देर हो चुकी है यहाँ? देखिए देर तो नहीं हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो ब्रेकआउट आएगा वो करीब 1500 के ऊपर जाने के बाद आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं, वक्रांगी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सलाह दिया था वक्रांगी लिमिटेड 148 रुपए वाला जो स्टॉक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वक्रांगी 148 के आसपास है, मतलब इसमें ब्रेकआउट हो ही रहा है। इसका जो रिसेंट हाई था वो 145 के आसपास था, तो अर्लियर हाई को क्रॉस किया और सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ से आगे जा सकता है। एटलीस्ट 160 तक टारगेट पॉसिबल है, 148 के आसपास अगर मेंटेन कर रहा है तो स्टॉप लॉस 144 के नीचे लगाइए और 160 तक देखने का कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है ये पॉसिबल है इसमें जो मोमेंटम है।
ओके, तो काफी एक्शन आने की पूरी उम्मीद स्टॉक में आगे भी दिखाई देगी। स्टॉक आज देखिए 3% प्लस के गेन्स दिखा रहा है। कुछ और काउंटर जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा हरकत और एक्शन बढ़ता हुआ, उसमें आप नोटिस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र करीब 4% के गेंस दिखा रहा है आज के सत्र में। इरोस इंटरनेशनल में फिर से खरीदारी हो रही है। हालांकि इरोस के शेयर में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन स्टॉक में एक पिकअप जरूर देखा गया है। क्या टेक्निकली ये अट्रैक्टिव प्ले है सिमी इरोस? इरोस इंटरनेशनल अगर टेक्निकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि एकदम काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ये ऊपर आया है और मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। 550 का टारगेट था मेरा, वो टारगेट अचीव भी हो चुका था, पर वापस अगर इसमें मोमेंटम आ रहा है मतलब मुझे लगता है कि अब ये 580 से 610 के बीच में जाके सेटल करने का कोशिश करेगा। काफी शानदार ट्रेंड है, तो इसमें इस ट्रेंड इस स्ट्रांग चार्ट में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिए। टारगेट ऊपर में 580 से 610 का आ रहा है, पर मैं एक बार कह रही हूँ कि मैंने जो पोजीशन मेरे क्लाइंटों को रेकमेंड किया था, मेरा टारगेट वो अचीव हो चुका है। 550 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका था, पर अभी 580 के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ साथ। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। L&T फाइनेंस होल्डिंग का टॉप गेनर है इस वक्त वायदा कारोबार में 4-4.5% के गेन्स के साथ। चंदन, मौका बचा है ट्रेड करने का या छोड़ दें हम? जी, मेरे हिसाब से अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है, क्योंकि लास्ट सीरीज का जो रोल ओवर हुआ था उसमें 144 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रोल ओवर है वो L&T फाइनेंस में हुआ था। 92% से ज्यादा के रोल ओवर हुए थे और जो लॉन्ग्स बने हैं वो इंटेक्ट है। मेरा मानना है यहाँ पे अब एक जो कंसोलिडेशन मूव है उसका ब्रेकआउट आना चाहिए। ऊपर में 73 से लेकर 74 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं। ऑप्शन में भी काउंटर लिक्विड है तो इसको ट्रेड किया जा सकता है और 70 के ऊपर निकलता है तो 70 की कॉल में जो राइटिंग हो रही है उसमें अनवाइंडिंग देखी जाएगी। तो जब तक 66 का लेवल यहाँ पे होल्ड करता है बाइंग इंटरेस्ट रहेगा। मेरा मानना है अभी भी यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, खरीदारी की जा सकती है, ये राय आती हुई इस वक्त चंदन की तरफ से L&T फाइनेंस पर। वक्त है आप तीनों से विदा लेने का। सिमी, अमरीश और चंदन, शुक्रिया आपका पहला सौदा में हमारे साथ जुड़कर आज बाजार स्टॉक सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहद मजबूत है बाजार, 85 अंकों पर सेंसेक्स, 25 अंकों पर निफ्टी, 8,550 के अहम और इंटरेस्टिंग आंकड़े पर निफ्टी और 28,300 पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन असली एक्शन पिछले कुछ मिनटों में अगर कहीं बढ़ा है तो वो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कमजोर खुला था, इंटरेस्टिंग बात ये आप देखिए, और अब सबसे ज्यादा मजबूत यही इंडेक्स दिख रहा है। 0.1% की तेजी के साथ डेज हाई पर बैंक निफ्टी 19,000 के अहम आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता हुआ। 950 शेयर मजबूत, 250 शेयर कमजोर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कमजोर शेयर के सामने 4 शेयर मजबूत खड़े हुए इस बाजार में। चौतरफा खरीदारी का माहौल। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हम बात करेंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा से। बने रहिए हमारे साथ। बाजार थोड़े से हल्के होते दिख रहे हैं, 55 अंक, लेकिन ऊपर अब भी सेंसेक्स एंड निफ्टी में मजबूती 18 अंकों की बनी हुई है और मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की तेजी। बैंक निफ्टी अब भी 0.1% मजबूत है। 8,500 के पार निकलकर टिकते हुए दिख रहे हैं बाजार कल की एक अच्छी ब्रेकआउट के बाद। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा कार्यक्रम में शामिल रहे। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारे ग्लोबल मार्केट्स के जो डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं उसके बीच भारतीय बाजार बिल्कुल गिरने से इनकार कर रहे हैं और अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण है। एक तो ये कि जो ग्रीस की रेफरेंडम हुई है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर शायद नहीं होगा। जो ग्रीस की जो बड़ी समस्या है वो 20 जुलाई को सामने आएगी जब उनकी 3.5 बिलियन यूरो की जो बॉन्ड्स है वो मैच्योर होंगे और उनकी रीपेमेंट के पैसे उनके पास नहीं है। तो अभी से लेके 20 जुलाई के बीच में अगर ग्रीस की जो मौजूदा सरकार है वो यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ समझौता करती है जिससे कि ये टर्म्स सेटल हो जाएं, तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स को राहत मिलेगी, वरना मुझे लगता है कि वो सस्पेंस में रहेगा। लेकिन इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखिए तो जो भारतीय बाजार है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भारतीय इकोनॉमी है वो काफी हद तक ग्रीस के मसले से इंसुलेटेड है। पिछले कुछ दिनों में अगर हमने देखा तो जो फैक्टर्स नेगेटिव थे भारत के लिए वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो गए।
सबसे बड़ा तो योगदान मेरे ख्याल से मानसून का जो पहला चरण है वो इतने स्ट्रांगली रहा पॉजिटिव कि मेरे ख्याल से जो सोइंग की सीजन है उसकी तो शुरुआत हो सकती है। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा कारण। दूसरी जो ईरान के साथ बातें चल रही हैं और जो ग्रीस का डेवलपमेंट के कारण जो क्रूड का प्राइस गिरा है उसके कारण भारत तो ओब्वियसली बेनिफिशियरी है, क्योंकि हम करीब करीब 70% अपना क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है जो कि इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव पे हमारे लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो एक आशंका बाजार के ऊपर थी जिसके कारण बाजार नीचे की तरफ ढलक रहा था वो था आरबीआई पॉलिसी के बाद जो आरबीआई की स्टेटमेंट आई उससे ऐसा लग रहा था कि अब आरबीआई और कोई रेट नहीं काटेगी। लेकिन अच्छे मानसून, क्रूड के प्राइस गिरने से, इन्फ्लेशन का कम होने के कारण ये आशा दोबारा जग गई है कि रेट कट और भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब जो है ये बैकग्राउंड बना दिए हैं बाजार के इंडिया के बाजार को सपोर्ट करने के लिए। अब इस बाजार की सबसे एसिड टेस्ट है हमारी जो तिमाही की रिजल्ट्स अब अनाउंस होंगे इस महीने में। मुझे लगता है कि अगर हम बाजार के बिहेवियर को रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा मानते हैं कि बाजार ऐसा कुछ देख रहा है जो कि आम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये काफी उम्मीद की जा सकती है कि ये तिमाही की रिजल्ट शायद हमें सरप्राइज करें ऑन दी पॉजिटिव साइड। आई एम नॉट श्योर अबाउट अ सरप्राइज, लेकिन मिस्टर सिन्हा क्या इस आर्ग्यूमेंट को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि बाजार ने पहले ही पचा लिया है कि ये तिमाही के रिजल्ट्स एक्साइटिंग नहीं होंगे, अगर ग्रोथ आएगी वो सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आएगी, तो कितना फैक्टर इन हो चुका है प्राइस में, और यहां से अगर वो ग्रोथ प्ले करनी है किस सेक्टर में सबसे पहले वो टर्न अराउंड आएगा। पहला जो पोस्टर बॉय था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स वो टेक्नोलॉजी कंपनियां थी, लेकिन लेटेस्ट वार्निंग्स के बाद वो लाइमलाइट में शायद नहीं है, तो कहां से वो लीडरशिप वाकई में आ सकती है? देखिए, आपने सही कहा कि बाजार बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखे हुए है इस क्वार्टर के अर्निंग से, और इसलिए मैं मान रहा हूं कि जिस तरह का बिहेवियर हम देख रहे हैं बाजार में पिछले कुछ दिनों में, शायद बाजार ने शायद ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है अर्निंग्स को इस क्वार्टर के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव सरप्राइज अगर होगी तो ये बाजार के लिए अच्छा रहेगा। जो आपका दूसरा सवाल था कि ये लीडरशिप जो है अर्निंग्स की वो कहां से आएगी, मेरे ख्याल से देखिए एक तो हिस्सा है जिसमें कि सरप्राइज की उम्मीद ज्यादा की जा सकती है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। हम देख रहे हैं किस तरह से ऑयल पीएसयू कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से प्राइसेस के डीरेगुलेशन के कारण सरकार काफी हद तक डीजल पेट्रोल के रिटेल प्राइसेस बढ़ा रही है, तो हो सकता है एक लीडरशिप हमको वहां से मिल सकती है। दूसरी, हम ये नहीं भूल सकते कि पिछले क्वार्टर में रुपये की डिप्रिसिएशन और भी हुई है, तो इस बैकग्राउंड में अगर जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो जो अपने कॉस्ट इन्फ्लेशन हैं वीजा के कारण, एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण, उसको कुछ हद तक मैनेज कर लें, और रुपये डिप्रिसिएशन के कारण जो उनको इजाफा होता है, और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको लगता है अगर मान लीजिए वो 2% तक की भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ग्रोथ दिखा देते हैं बड़ी कंपनीज में, तो ये बाजार के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा और बाजार इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेगा। लेकिन इस बीच बाजार पर अगर आप नजर आने तो ऊपर के लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त, और मिड कैप शेयरों की मजबूती अब 1/4% की बची है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर ऊपर के लेवल से आती हुई दिखी है। उस लिहाज से अगर आप देखें आज की जो रेंज निफ्टी की नजर आ रही है, हाई हमने लगाया है 8,561 का, और 8,523 का जो लो है वो आज का लो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से जरूर आती है दिख। लेकिन इस बीच अब फिर ऐसे में संजय जी जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का मौका बनता है अब भी? देखिए, मुझे ये लगता है कि एनडीए सरकार की जो पॉलिसी रही है वो पब्लिक सेक्टर के प्रति काफी पॉजिटिव रही है। हम याद करें तो 2003 में जो पहली डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सीरियसली शुरू हुई थी वो एनडीए सरकार के अंदर हुई थी, तो और उसके बाद हाल में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से लोगों को इन्वाइट करने का डिसीजन लिया है, तो बाकी सरकार के कंपैरिजन से इस सरकार की अप्रोच पीएसयूज के प्रति थोड़ी सी प्रोफेशनल ज्यादा रहती है।
साथ ही साथ जिस तरह से सब्सिडी के इशू को डील कर रही है सरकार, तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव था ऑयल मार्केटिंग और ऑयल PSUs की, वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर, अगर हम देख रहे हैं कि आगे के 12 महीनों में लीडरशिप किन सेक्टर से आएगी, तो मुझे लगता है काफी संभावित है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से ये लीडरशिप आ सकती है, और वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ना हो, तो प्राइवेट सेक्टर की जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनसे भी आ सकता है। ओके, और इनफैक्ट क्योंकि हम कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, अब इसका असर OMCs पर तो सीधा दिखिएगा, लेकिन इससे ना एक तो बेनिफिट इन पेंट कंपनियों को मिल रहा है क्योंकि उनका मेजर रॉ मटेरियल कच्चा तेल है। टायर कंपनियों का जो रॉ मटेरियल आता है उसमें 30% कंट्रीब्यूशन क्रूड ऑयल का होता है। तो क्या वहां पर एक एक्टिव प्ले है शॉर्ट टर्म के लिए ही सही? मेरे ख्याल से देखिए, ये शॉर्ट टर्म प्ले स्पेक्युलेटिव होगा, क्योंकि जिस तरह का गिरावट, जैसे कल रात करीब 8% से NYMEX के प्राइसेस गिर गए, ब्रेंट का प्राइस करीब 6.5-7% से गिर गया। मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही है। क्रूड घूम फिर के मेरे ख्याल से 60-64 के डॉलर्स पर बैरल के रेंज में आएगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में अगर हम इस भारी गिरावट को स्पेकुलेटिव प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि इसकी बाउंस बैक भी हो सकती है। तो बाउंस बैक की एक रिस्क हमेशा आपके लिए रह सकती है, लेकिन बाजार रिकवर करते दिख रहे हैं। फिर से 8,525 के आसपास सपोर्ट लेकर 45 अंक ऊपर, अब सेंसेक्स है निफ्टी 15 अंक ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट पर खरीदारी का मौका ये देख रहे हैं ट्रेडर्स, और यही वजह कि लाल निशान में जाते ही बाजार में तेजी बनती हुई दिखी है। लेकिन एक और स्पेस जो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है सिन्हा साहब, वो लॉजिस्टिक कंपनियों की है, और जिस तरह से ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग बड़े इन्वेस्टर्स काफी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, काफी फंड्स भी बुलिश हुए हैं। क्या इस स्पेस में आपको अब भी निवेश के मौके नजर आते हैं? आप खरीदारी करेंगे? देखिए, हमने इसको बहुत बारीकी से तो नहीं देखा है, इसलिए बहुत अथॉरिटी के साथ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो लॉजिस्टिक स्पेस पे पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की ई-कॉमर्स की डेवलपमेंट हो रही है, ना सिर्फ ये सारी की सारी कंपनीज की जो बैकबोन है वो लॉजिस्टिक्स है। ये अनफॉर्चुनेटली जो लॉजिस्टिक की जो प्ले हम पार्टिसिपेट कर सकते थे, सारी की सारी लिस्टेड स्पेस में नहीं है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अनलिस्टेड हैं। तो हो सकता है कि अगर बाजार तेजी की तरफ आएगा तो बहुत इस तरह की कंपनीज जो हैं वो IPOs लेके आएंगी, और वो भी एक मौका हमें प्रस्तुत कर पाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एज अ थीमेटिक प्ले, इस पर नजर रखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांगली पॉजिटिव सेक्टर है जो हमारी ई-कॉमर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो एक एक्टिव प्ले भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा एक्शन जैसे सिन्हा साहब कह रहे हैं वो अनलिस्टेड प्लेयर्स में आया, लेकिन उसका कुछ फायदा अनलिस्टेड एंटिटीज ने भी उठाया है। बैंकिंग काउंटर जहां पर हमने देखा आज फिर से कुछ खरीदारी बनती हुई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट के गेंस होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, और आप देखें बिग बॉय बैंक के साथ छोटे मझौले बैंक में भी खरीदारी आ रही है। सिन्हा साहब, हमने RBI के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल से बात की, उन्होंने कहा ऐसा माहौल बना है कि इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, लेकिन कुछ और डेटा पॉइंट्स पढ़कर ही वो अगला रेट कट आएगा। तो कोई प्रॉमिस RBI की ओर से एज यूजुअल नहीं आई है कि, या फिर इंडिकेशन नहीं आया है कि रेट कट कब होगा। रेट कट प्रीएम्प्ट करते करते क्या आपको लग रहा है इन स्टॉक्स में इस समय जो तेजी आनी थी आ चुकी है, या फिर अब भी एक बहुत एक्टिव प्ले है ये? देखिए, वर्ष 2016 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की पोजीशन देखें तो 15 से 18% का रेंज है सेंसेक्स की अर्निंग ग्रोथ का। बाकी बाजार का भी अर्निंग ग्रोथ इसी एवरेज रेंज में है, और इसमें जो लीडरशिप है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का। और मेरा अपना जो विचार है वो ये है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर विल बी मेक और ब्रेक सेक्टर फॉर द मार्केट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये PSU बैंक्स की जो इशू है, उनकी कैपिटलाइजेशन की, उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की, उनकी लीडरशिप की, इन सब इश्यूज को अगर हम अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। हमने देखा कुछ दिन पहले जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उनकी एक स्टेटमेंट से किस तरह का असर हो गया बैंकिंग सेक्टर में, उनकी कैपिटलाइजेशन के इशू को लेकर। तो मुझे लगता है कि आप अगर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये भले है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्थिरता आ गई तो इस पर कुछ असर पड़ सकता है,
लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि देखिए जो मेन इश्यूज हैं बैंकिंग सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम द ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक, वो कुछ पॉलिसी रिलेटेड भी हैं, जैसे ट्रांसफर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एसेट्स हैं वो बहुत सारे बैंक्स पर भारी पड़ रहे हैं आज के दिन में। तो ये सब इश्यूज अगर पॉलिसी के द्वारा एड्रेस हो जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर में इजाफा होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस बीच L&T फाइनेंस के स्टॉक पर डालिए नजर, और यहाँ पर बड़ी तेजी अब बनती हुई दिख रही है। खबरें आ रही कि फिनकस इस वक्त काफी इंटरेस्टेड है और काफी एडवांस स्टेज पर बातचीत ऐसा लगता है चलती हुई दिख रही है, और एक ओपन ऑफर आने की संभावना भी बनेगी। जाहिर सी बात है कि अगर वो 25% हिस्सेदारी खरीदेंगे तो इन खबरों के बाद 8% का बड़ा उछाल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे HDFC सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च के हेड दीपेंद्र सेठ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेंगे बाजार और सेक्टर्स पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। बाजार में इस वक्त तेजी के साथ कारोबार जरूर होता दिख रहा है, लेकिन दिग्गजों में कम है। सेंसेक्स महज 15 अंक ऊपर है, निफ्टी महज 5 अंक ऊपर है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती हुई दिखी सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है, बैंक निफ्टी ये भी 1/4 से 0.5% मजबूत है। अब ज्यादा तेजी छोटे शेयरों में दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास मजबूत है, 900 शेयर मजबूत है, 350 शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त आती हुई आपको नजर आएगी। ये इस वक्त का शुरुआती कारोबार का रुझान बाजार में नजर आ रहा है। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड दीपेंद्र सेठ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। दीपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या देख रहे हैं, जो इतनी चिंताएं थी ग्लोबल मार्केट्स को लेकर दुनिया भर के बाजारों में कि डर था ग्रीस में से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है सब कुछ अब तो पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है ये 8,500 के पार जो हम निकले हैं अब एक और फ्रेश खरीदारी का मौका दे रहा है बाजार, और क्या 9,000 की तरफ जाने की तैयारी है अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में? अनिल जी, ऐसा है कि हर ग्लोबल इवेंट को देखकर अगर हम सोचेंगे कि हमारा देश या तो बिल्कुल सुधर जाएगा या यहाँ की बाजारें बिल्कुल बिगड़ जाएंगी, तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम रिएक्शन साबित होता है बाद में जब हम एनालाइज करते हैं, बाद में जब हम देखते हैं कि हमने कैसा सोचा था। तो हाँ, ये बात जरूर है कि दुनिया की हलचल के साथ हमें वाकिफ रहना चाहिए या ट्यूनिंग होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर एक चीज को लेकर हम लोग एक दिन बिल्कुल खुश हो जाएं और दूसरे दिन बिल्कुल निराश हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अपने देश में अब जो स्थिति हुई है लास्ट साल भर से अगर आप देखते हैं तो सिर्फ नई सरकार आने की बात नहीं है, तेल के दाम गिरने वाली भी बात है, नई सरकार की कई नई पॉलिसीज को लेकर बातें हुई है, और हमारे देश के जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी कमेंट्री अगर आप देखेंगे और उनके मन में क्या उम्मीदें जग रही हैं, तो आपको ये लगेगा कि अगले 5 या 10 साल इस देश के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो वहां पर आपको एक, जिसको हम कहते हैं कि एक स्टेडी और पॉजिटिव व्यू बनाना पड़ेगा मार्केट्स के लिए। ये नहीं कि हर रोज कुछ ग्रीस में होता है तो हम घबरा जाएंगे, कल को इराक में कुछ होगा तो फिर से हम घबरा जाएंगे, चाइना की मार्केट गिर जाएगी तो हम घबरा जाएंगे। तो फर्क पड़ता है, और फर्क इसलिए पड़ता है कि लोग उन मार्केट्स को देखकर, जहां जो लोग दोनों मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, तो कहीं वहां प्रॉब्लम होता है तो यहां से पैसा हटाना जाता है तो थोड़ी सी सेलिंग आती है। हम तो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की बिक्री आती है तो हमें लेने का मौका फिर से मिलता है। आपने जो एक पॉइंट उठाया कच्चे तेल का, जिस तरह की गिरावट इस कमोडिटी में देखने को मिली है, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बोन है। क्या आप सीधा फिर कोरिलेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी करके निकालेंगे, या फिर आज के मार्केट के लिहाज से देखें तो एशियन पेंट्स, कुछ चुनिंदा टायर कंपनियां, वहां पर एक ज्यादा एक्टिव प्ले दिखाई देगा कच्चे तेल में गिरावट का? तो दोनों बातें कुछ न कुछ मायने रखती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। हमें ये देखना है कि कच्चे तेल के दाम गिरने से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो रिफाइनिंग कम मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके ऑपरेशंस में क्या फर्क पड़ सकता है। तो अगर आप HPCL को जैसे देखते हैं तो वो 15-16 मिलियन टन रिफाइन करता है, और जबकि दूसरे रिफाइनर से लेकर करीब सब कुछ मिलाकर करीब 31 मिलियन टन जितना मार्केटिंग वॉल्यूम है उसका। तो अब यहाँ पर पहले प्रॉब्लम क्या था कि डीजल में अंडर रिकवरी थी, और बहुत बड़ी अंडर रिकवरी आती थी जो कि ऑयल प्राइसेस के साथ, कच्चे तेल के दाम के साथ ऊपर नीचे जाती थी। अब वहां पर
अंडर रिकवरी जीरो हो गई है। तो वो अंडर रिकवरी की जो लेट सब्सिडी पेमेंट्स मिलती थी उसके लिए उसको बैंक से डेट लेना पड़ता था, तो उसका बैलेंस शीट पूरा बिगड़ गया था। अब वो बैलेंस शीट पूरा सुधर गया है। पहली बात यह, जब तक तेल के दाम बढ़ेंगे नहीं, और अगर तेल के दाम बढ़ते भी हैं और अगर अंडर रिकवरी नहीं आ जाती है वापस, अगर सरकार पॉलिटिकली सॉफ्ट डिसीजन नहीं लेती है और तेल के दाम बढ़ने के बाद भी यदि डीजल के प्राइसेस को अगर ऊंचे रखती है तेल के साथ साथ, तो फिर हमें लगता है कि इनके बैलेंस शीट में एक स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म चेंज आ गया है। तो पहले हम लोग 2-2.5 टाइम ईवी एबिटा पर इस कंपनी को लेने के लिए तैयार नहीं होते थे, आज 5 टाइम पे हमको वैल्यू दिखती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इनकी डीजल की जो वॉल्यूम है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग वॉल्यूम डबल है और डीजल खुद ही करीब आधा वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के, और डीजल में जो मार्केटिंग मार्जिन इनको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो दिया जाता है, वो कुछ लास्ट 5 या 6 सालों से हिलाया नहीं गया है। तो ₹1.40 है कुछ है, पेट्रोल में शायद 2-2.25 रुपया है। तो अगर उस रेंज में डीजल को अगर ले जाया जाएगा तो इस कंपनी में बहुत बड़ा डेल्टा आ सकता है, क्योंकि इसकी डीजल वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीजों को लेकर एक जमाना था जब 350 रुपए में एचपीसीएल लेने की हिम्मत नहीं बनती थी, और आज 800 रुपए के आसपास लेने को हम लोग सब खुश हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी माहौल बदल गया है। अब उसके लिए जो गेम है, अब वही बैट्समैन है, एक पहले कैसी पिच में खेलता था तो कितने रन बनाता था, और अभी पिच अलग हो गई है ना साहब, तो चौके छक्के लगने हैं। और ऐसे ही कुछ और बैट्समैन जो आपकी लिस्ट में आपकी टीम में दिख रहे हैं मुझे, वो कुछ छोटे बैंक्स हैं, और उस पर आपसे राय लेना चाहूंगा। क्योंकि अभी देखिए बैंक्स को लेकर सबको बड़ी चिंता है कि पता नहीं क्रेडिट ग्रोथ कब लौटेगी, और एनपीएस इतने ज्यादा हैं, सुधरने के संकेत नहीं है। लेकिन आपने कुछ चुनिंदा मिड कैप छोटे बैंक्स चुने हैं अपनी लिस्ट में खरीदारी के लिहाज से, वहां बताएं कहां मौके हैं निवेश के। तो अनिल जी, इसमें ऐसा है कि छोटे बैंक हमें इसलिए अच्छे लगते हैं, 2 कारण हैं। आज के जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो सब 2.5 टाइम 3 टाइम पर ट्रेड करते हैं या उससे भी ज्यादा, आप वहां पर देखें कि ये लोग भी किसी न किसी जमाने में छोटे बैंक्स थे, नए जब सेटअप हुए थे तब। और ये बड़े किस तरह से हुए हैं? ये इस तरह से हुए हैं कि ये लोग ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली रहे हैं कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। ऐसा नहीं कि कोई पीएसयू बैंक कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा फ्रेंडली रहे। इनकी अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस बेटर रही हैं, इनके यहाँ पर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स ज्यादा मेरिट ओरिएंटेड रहे हैं। तो आप ये देखना है कि इन छोटे बैंक्स जो जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें कहां पर मेरिट दिखता है हमें, और कहां पर इनको किसी न किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि छोटे बैंक्स को आज ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इसलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लोग कैपेबल हैं या हार्ड वर्किंग है, लेकिन इसलिए भी है कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटल की कमी है, और कई सारे छोटे बैंक्स ऐसी पोजीशन में हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक सुयोग मिलता है कि वो लोग अपनी बुक्स को फास्टर देन सिस्टम ग्रो कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं और अब और भी कर पाएंगे। अगर क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में जोर से आ जाता है, जैसे आज करीब क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 पर आ गया है या सिंगल डिजिट्स में है, अगर आता है तो इनको और भी टेलविंड्स मिल जाएंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कई सारे इनमें से छोटे बैंक्स में आप देखेंगे कि उनके अपने फुटप्रिंट के आसपास भी उनको दूसरी बैंक्स की वीकनेस का फायदा उठाने का बहुत स्ट्रांग मौका मिलता है। एक नेशनल आर्ग्यूमेंट तो सही है, लेकिन जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में देखें, जिनका साउथ इंडिया का फुटप्रिंट है, आज अपने फेडरल बैंक को देखते हैं, तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपनी साउथ इंडिया रिलेटेड लेंडिंग को फास्टर देन इवन रेस्ट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि साउथ इंडिया में जो पीएसयू बैंक्स एंट्रेंच्ड थी वो लोग आज के दिन कुछ वीक है और होल्ड बैक कर रहे हैं। तो एक एडवांटेज फेडरल बैंक को वहां से मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डीसीबी को देखते हैं या आप सिटी यूनियन बैंक को, तो सिटी यूनियन में भी वही साउथ इंडिया वाली आर्ग्यूमेंट है, और सिटी यूनियन बैंक ने लास्ट 2 या 3 सालों में बहुत ही एग्रेसिवली अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है, कॉस्ट्स को ऐड किए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आर्थिक सिचुएशन थी वो थोड़ी सी खराब हुई, तो सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स थोड़े से हिल गए हैं, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज वो अभी भी वही बैंक है जो 4 साल पहले था या 3 साल पहले था। और अब अगर साउथ इंडिया में रिवाइवल आता है और पीएसयू बैंक्स वीक है, तो सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स में बहुत बड़ा डेल्टा आ सकता है। बैंकिंग शेयर उस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। हाँ जी। कई सारी थीम्स हैं, लेकिन दीपेन जी थोड़ा सा वक्त की आज कमी है। आपसे फिर से इन थीम्स पर और आपकी बेहतरीन रिसर्च पर हम और बात करेंगे अगली मुलाकात में। लेकिन फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार पर इन सारे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार ने मजबूत शुरुआत की, 8500 के ऊपर टिके रहने में निफ्टी कामयाब, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी का मोमेंटम बरकरार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का जायजा। किस तरह की शुरुआत होगी, खासतौर से कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद कच्चा तेल रहेगा रेडार पर इस ब्रेक के बाद। नमस्कार।